नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना कल से डटी हुई है, 3 आतंकियों को मार गिराया है और अभी भी वहां पर कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे जुम्मे की नमाज को लेकर। आज रमजान के महीने की आखिरी जुम्मे की नमाज है और अलविदा रमजान की जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जहां पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और पुलिस की पैनी नजर है। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आज की होगी यूपी के संभल से लेकर, क्योंकि संभल इस वक्त एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। संभल में इस वक्त पुलिस बल पूरी तरीके से मौजूद है। संभल पूरा हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसके बाद उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि धामी सरकार जो है वो लगातार एक्शन में है और जितने भी अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई जो है वो हो रही है। इसको लेकर सरकार एक्शन में फुल मोड में नजर आ रही है। एक तरफ देश के अंदर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ देश में जो अवैध तरीके से घुसने वाले घुसपैठिए हैं उनको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं, ये एक देश है और अगर आपको किसी इस देश में आना है तो उसके लिए आपको उचित तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करनी होगी, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। इसके लिए भी विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त भी कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना के इस ऑपरेशन को लेकर अगर बात की जाए तो सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन शुरू हो गया था। ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे और 3 जवान शहीद भी हुए थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 4 से 5 आतंकी छुपे होने की जो खबर है वो अभी तक सामने आ रही है। हालांकि इससे ज्यादा घुसपैठिए आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। आंकड़ा लगभग 9 से 10 हो सकता है, लेकिन एक गुट जो आतंकियों का है इसमें 5 आतंकी हो सकते हैं। 5 में से 3 को फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया है, उनको खत्म कर दिया है और अभी भी वहां पर 2 आतंकी इसी गिरोह के छुपे हो सकते हैं, जिनके लिए फिलहाल संयुक्त रूप से वहां पर पुलिस बल मौजूद है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी वहां पर मौजूद है, सेना के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके जवान भी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त छानबीन की जा रही है। जो भी तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल वहां पर किया जाना है या जिसकी नीड, जिसकी जरूरत सेना को पड़ रही है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये जो आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं इनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि कठुआ में एनकाउंटर हुआ है और जम्मू कश्मीर के कठुआ के जुठाना में ये एनकाउंटर जो है कल पेश आया। बिल्कुल, देखिए लगातार वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कल रात सर्च ऑपरेशन रोका गया था, सुबह से फिर से शुरू हुआ है। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बिल्कुल, और बाकी की तलाश जारी है और 3 एसओजी के जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। बेहद दुखद मामला, 3 एसओजी जवानों ने वीर गति प्राप्त की है और शहादत प्राप्त की है और कुछ जवान इसमें घायल हैं। जवान तारिक अहमद नाम, जसवंत सिंह दूसरे और बलविंदर सिंह शहीद हुए हैं, जो तीनों फिलहाल जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि 3 जवानों ने बलिदान जो है वो दिया है और एनकाउंटर में डीएसपी धीरज सिंह समेत 7 और सैन्यकर्मी, जिसमें से एक पैरा कमांडो है, वो भी घायल है। आज एनकाउंटर का दूसरा दिन है और लगातार वहां पर सेना डटी हुई है। संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। तो बिल्कुल, 25 मार्च को सन्याल से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी यानी घुसपैठ, उस ट्रेडिशनल रूट से जहां पर पहले भी घुसपैठ हो चुकी है, कहा जा रहा है तकरीबन 10 आतंकी आए और ये वही पारंपरिक रास्ता है जो पीर पंजाल की रेंजेस में एक्टिव है। एसओजी, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीमें वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। बिल्कुल, ये बड़े पैमाने पर जंगलात वाला इलाका है। थर्मल इमेजिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ वाहन, खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है इस एनकाउंटर में। बिल्कुल, देखिए हमने कहा कि जो वहां पर जरूरत पड़ती है, जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो आतंकी हैं वो अपनी जगह से शिफ्ट ना हो। 14 जनवरी एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 6 जवान घायल हुए थे। तो बिल्कुल, ये हाल ही में हुई जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 जनवरी को सोपोर मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ था और ये पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर बताया जा रहा है। देखिए, 4 फरवरी को रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास ये घुसपैठ हुई थी। बिल्कुल, इसके बाद सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था।
2025 का लेखा जोखा आपके सामने है। 11 फरवरी को अखनूर सेक्टर में आईडी ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद अगर बात की जाए तो आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे, एक घायल हुआ था। बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम तो हो रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। 16 फरवरी एलओसी पर स्नाइपर फायरिंग हुई और जिसमें एक जवान घायल हुआ। 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल, देखिए 23 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ और सेना के 2 जवान इसमें घायल हुए। बिल्कुल, ये हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के बारे में सारी जानकारी है, जहां पर पूरे अलर्ट पर पंजाब को भी किया हुआ है, जम्मू को भी किया हुआ है और कठुआ को भी किया हुआ है, ताकि कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम ना दे सके। ये आतंकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जो है उस पर काम कर रही है। से भी सटा हुआ बॉर्डर है और कठुआ एक ऐसा इलाका है इस वक्त जम्मू कश्मीर में जहां पर आतंकियों ने नियमित रूप से इस इलाके को अपना निशाना और अपना ठिकाना भी बनाया है। यानी लोगों को निशाने पर भी ले रहे हैं और रह भी इसी इलाके में रहे हैं, सक्रिय भी इस इलाके में नजर आ रहे हैं, मूवमेंट भी हो रही है। कुछ लोगों को अगवा किया गया था, उसके बाद वो लोग उनके चंगुल से निकलने में कामयाब रहे। उनकी जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंची। उन्होंने बताया कि 5 आतंकी हैं जो इस इलाके में सक्रिय मोड पर हैं। उनमें से 3 को मार गिराया गया है, 2 और आतंकी इस इलाके में हैं। हालांकि जो हमारे सहयोगी हैं या जो इस वक्त खबरें मिल रही हैं वहां से ये बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन उन तक पहुंचना थोड़ी सी चुनौती है। वहां पर जो भौगोलिक स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी ज्यादा चैलेंजिंग ये सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आपको बता दें कि ये काफी जंगलात वाला इलाका है। ऋषि खजूरिया और इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर सागर धीमान जी जुड़े हुए हैं। दोनों हमारे साथ इस वक्त जानकारी देंगे। फिलहाल ऋषि आपके पास आऊंगा, जानकारी लूंगा। डॉक्टर सागर साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। ऋषि, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? आप लगातार कवर कर रहे हैं कल से वहां पर। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ये वही इलाका है। यहाँ पर एनकाउंटर कल से लगातार जारी है और मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर को लेकर जो अपडेट्स अभी फिलहाल हमें मिल पा रही है वो यही है कि 3 इसमें आतंकियों को मार गिराया गया है और इसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी टफ टेरेन है ये पूरे इलाके को लेकर। बात करें कठुआ का, जुठाना का इलाका, ये वो जो नाला आप देख रहे हैं, शायद ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से जो है इन्फिल्ट्रेशन हुई है और यहाँ से क्रॉस होकर ये जो दूर आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बीच जो वो एनकाउंटर लगातार जारी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 3 इसमें जो है हमारे जवानों की शहादत हुई है, 3 आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है। तो अंदाजन ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से 4 से 5 आतंकी जो है ये इस इलाके में पहुंचे हैं और उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो एनकाउंटर है वो जारी है, जब आई कांटेक्ट जो वो इन आतंकियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि ट्रेडिशनल जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं वहां कहीं ना कहीं जो है इनको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। तो हीरानगर के सन्याल इलाके का जिक्र करें तो वहां पर जब ये 4 से 5 आतंकी देखे गए, वहां पर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और यहां से ये खबरें निकलकर सामने आई कि शायद वहां से वो आतंकी जो है स्लिप कर गए। लेकिन इसके पीछे एक कारण जो वो साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं OGW जो है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स उनको मदद पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद से ये आगे जो है वो यहां से बढ़ गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि ये वही आतंकी है जो हीरानगर के सन्याल से यहां से निकले हैं और राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो इलाका जुठाना, सफैन, ये तमाम इलाके जो हैं जो कि कठुआ जिला की कॉन्स्टिट्यूएंसी जसरोटा है, उसका आखिरी पॉइंट है। यहाँ पर ये अभी एनकाउंटर चल रहा है, उसके बाद बिलावर की हद शुरू हो जाती है। तो हमने बिलावर का जो माहौल देखा है पिछले कुछ दिनों से, ये हमने देखा कि बिलावर को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश, उनसे भी जानकारी लेंगे। डॉक्टर दीवान, यहाँ पर ये बताइएगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बार बार बैठकें हो रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, एजेंसी जो है और अलर्ट पर होगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा आतंकियों से पहले OGW है। और क्या लग रहा है कि कितनी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन अब जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है, कश्मीर से अब जम्मू संभाग हो चुका है। देखिए, मैं आपके दर्शकों को यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि कश्मीर में शिकंजा कसा गया आर्टिकल 370 जाने के बाद, जब ये यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स काम करना शुरू किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो सक्सेस रेट जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऑलमोस्ट 80 to 85% बढ़ गया, जो पहले शायद 20, 30, 40% हुआ करता था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी थी बिटवीन वेरियस एजेंसीज।
उसके बाद उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। पहले रजौरी पुंछ किया, जहां पे पहले डांगरी हुआ, फिर कांडी हुआ, बट्टा दूरियां हुआ, फिर रियासी आए और अभी फाइनली जम्मू शिफ्ट किया। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ आप लोगों सारे दर्शकों को कि जम्मू का ये जो इलाका है, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक आता है, ये ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट्स हैं हमारे गुज्जर बकरवाल के, जो हर साल सर्दियों और गर्मियों में ऊपर नीचे आने के इस्तेमाल करते हैं। और इन्फिल्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान के जो ISI एजेंट्स थे, उनकी भी रेकी बड़ी स्ट्रांग थी और उन्होंने भी बोला कि यही रूट्स एक्सीलेंट है, रूट्स हैं जो शुरू होते हैं कठुआ जम्मू से, फिर निकलते हैं ये भद्रवाह की तरफ, जई वैली, मरमत, किश्तवाड़, सिंथन पास और वैली। तो ये रूट्स हमेशा एक्टिव थे, परंतु यहाँ पे उनको एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं थी, वो उन्होंने अभी एक्टिवेट करी है। इसलिए हमें लग रहा है कि सारा का सारा मामला यहाँ शिफ्ट हुआ है। अभी ये जो पिछले 4-5 दिन से जो डॉक्टर धीमान साहब, पहले सन्याल में हुआ, अभी साफिया में, आज घाटी हाइट्स में चल रहा है, इसके बारे में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इस वक्त बहुत प्रोएक्टिव हैं। ये अगर हमने पिछले एक हफ्ता पहले हमने देखा कि यहाँ सारे फंक्शंस कैंसिल हो गए, होम सेक्रेटरी दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, चीफ LG की मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी हाई लेवल तमाशा हो रहा है, बट सब गुपचुप तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक इनपुट डेफिनेटली थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा हमने देखा जो सन्याल फॉरेस्ट में शुरू हुआ, और सन्याल फॉरेस्ट में 3 दिन तक हमें कुछ नहीं मिला। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपने साथ जखीरा लेके आए, वहां रखा और वापस चले गए। और अभी परसों आपने देखा सन्याल फॉरेस्ट में बहुत बड़ा जखीरा मिला है, बॉम्ब्स का, ग्रेनेड्स का, वेपन्स का, तो वो सारा कुछ मिला है। और अभी वहां पे हो सकता है 3, 4, 5 आतंकी शायद वहां से स्लिप करके वो निकल रहे थे टुवर्ड्स लेट्स से बनी बसोली घाटी से होते हुए टुवर्ड्स भद्रवाह। तो उनके ऊपर अभी ये घाटी हाइट्स के ऊपर शिकंजा कसा गया है, जो आज ऑपरेशन चल रहा है। तो इसमें सिर्फ बड़ी गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, मैं उनके नेशनलिज्म पे कोई शक नहीं कर रहा, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं रजौरी पुंछ के अंदर। हो सकता है कि ISI, क्योंकि वो भी एनिमी हमेशा प्रोएक्टिव रहता है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है, उन्होंने इनको भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, चाहे वो रेडिकलाइजेशन से कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे डरा के कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे उनको पैसे दे के कॉम्प्रोमाइज किया, वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। क्योंकि मैंने बड़े सिविलियन से भी बात करी, लोगों से बात करी, मैंने कहा भैया जब इन्फिल्ट्रेटर आएगा, टेररिस्ट आएगा, वो तो आर्मी और पुलिस से बचता हुआ आएगा, पर आप लोगों से कैसे बच सकता है, आप जो सिविलियन उस इलाके में रहते हो। कहते जी उनकी शक्लें सूरतें एक जैसी हैं, पहनावा एक जैसा है। मैंने कहा उसके बावजूद उनका एक्सेंट तो एक जैसा नहीं है, एक्सेंट तो डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको उस वक्त इंफॉर्मेशन देनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई हेल्पलाइन या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि कोई सिविलियन अगर किसी को स्पॉट करता है या उस पर शक होता है, वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें नियरेस्ट BSF को, पुलिस को, आर्मी को या किसी को भी, जो भी। मतलब कहीं ना कहीं जरूरत है ओवरग्राउंड वर्कर्स को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जरूरत है जिस वीक पॉइंट पर हम हैं उसको थोड़ा सा मजबूत किया जाए। ऋषि, आपसे एक सवाल लेना फिर से चाहूंगा, वहां पर स्थिति बनी हुई है और कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? 3 को मार गिरा है, क्या खबर मिल रही है? अभी कितने आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं? देखिए, इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को लगातार जो वो आगे बढ़ाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है, क्योंकि जो सूचना है कि 4 से 5 आतंकी यहाँ पर हो सकते हैं, जिनमें से 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है और बाकी आतंकियों की लगातार तलाश की जा रही है। यहाँ पर UAV का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर जो नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि कितने जल्दी तमाम बच्चे आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाता है और इस ऑपरेशन को खत्म किया जाता है। लेकिन इसमें अहम चीजें इस समय की ये है कि DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी, IG, DIG, सेना के अधिकारी, CRPF के अधिकारी तमाम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पूरी एक पल की जानकारी जो है वो यहां से ले रहे हैं, सिचुएशन को पूरी तरह से क्लोजली वॉच कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं, तो इसमें ज्यादा नुकसान हमारा ना हो, बिना नुकसान के इस ऑपरेशन को अब जो वो कंप्लीट किया जाए और जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, जिसको लेकर ऑपरेशन लगातार तेज किया गया है। फायरिंग लगातार यहां पर की जा रही है, हालांकि बीच में फायरिंग जो रुक जाती है, बीच में फायरिंग तेज हो जाती है, तो रुक रुक के ये जो सिलसिला फायरिंग का ये भी लगातार जारी है। लेकिन मैं एक चीज आपको अपडेट करना चाहता हूं, यहां पर ये आतंकी इस समय छिपे हुए हैं, वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी उन्होंने शरण ली है
यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि गुफा का जो आकार है कुछ एक इलाकों के अंदर जो नाला है नीचे पहाड़ी के नीचे, तो वहां पर वो सेफ पैसेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर अब जैसे जैसे लोकेशंस को ट्रेस किया जा रहा है वैसे वैसे वहां पर अब जो ऋषि, एक छोटा सा सवाल है, जो शहीद हुए हैं क्या वो जो उनके पार्थिव शरीर हैं उनको अब सौंप दिया गया है, परिवारों के वहां पर पहुंच चुके हैं या अभी प्रक्रिया चल रही है? देखिए ये प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि जहां पर वो उनके जो पार्थिव शरीर पड़े हुए हैं हमारे शहीद जवानों के, उनको वहां से अभी जो वो जहां से लेकर जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले की जो प्रोसेसेस हैं उन्हें कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो एरिया है पर्टिकुलर जहां पर एनकाउंटर साइट का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां पर अभी भी अंदर जाना जो है वो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। जब तक पूरी तरह से उस एरिया को जो है वो पूरी तरह से वहां पर व्हाइट वॉश नहीं कर दिया जाता, इन आतंकियों को जब वो खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक वहां पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये तमाम प्रक्रियाएं जो वो पूरी की जा रही है। लेकिन मैं दाद दूंगा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, किस तरह से वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं, किस तरह से सेना के साथ वो मिलकर तमाम सामान को उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जीरो लाइन है, यहाँ तक जाने की इजाजत है। उसके बाद जो फोर्सेस है वो अपना मोर्चा संभाल रही है। उनसे भी सवाल लेते हैं यहाँ पर। डॉक्टर दीवान, यहाँ जिस तरीके से आपने जाई वैली की बात की, किश्तवाड़ की बात की, पीर पंजाल रेंज की बात की, वहां पर हम अगर पीक बॉर्डर की आर्मी पोस्ट की बात की जाए या फिर आर्मी के जवानों की बात की जाए, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत कम साधन है उनके पास, क्योंकि जब हम इन एरियाज भद्रवाह वाली रेंज में अगर विजिट करते हैं तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि गाड़ियां पहुंचना मुश्किल है, संसाधन, नेटवर्किंग, इन सब चीजों के बावजूद अब आर्मी को भी कितना फोकस करना पड़ेगा कि वो इन चीजों को टेक्नोलॉजी वाइज और सहूलियत पहुंचाए, ताकि अगर इस तरीके के कोई ऑपरेशंस होते हैं या इनपुट मिलते हैं, आर्मी के लिए भी वो चीज आसान हो। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ पे छुपना बहुत आसान है और यहाँ पे उनको लोकेट करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की जो ऑपरेशंस रामबन और डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, अगर आपको याद हो तो उस वक्त बताया गया था कि यहाँ पे इस वक्त जो आर्मी के जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, ये नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के पैरा कमांडोज हो सकते हैं या उनके कमांडो फोर्स हो सकती है, क्योंकि उनका टैक्टिक्स, उनके वेपन्स, उनके जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे, वो एक ट्रेंड आदमी ही कर सकता है जो कमांडो ट्रेनिंग में माहिर हो, तो हो सकता है वो वैसे हों। तो यहाँ पे भी उस चीज को काउंटर करने के लिए हमने भी अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त इंतजाम किए हैं। जहां तक कि डोडा भद्रवाह ऑनवर्ड्स जितनी भी जगह है वो राष्ट्रीय राइफल्स ने कवर कर रखी है, वहां की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि अब ये टेररिस्ट वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ये एक थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया था, रादर यहाँ की जो डिप्लॉयमेंट थी वो हटा के चाइना बॉर्डर पे भेजी गई थी, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से गैप्स हैं। पर अभी आपके जो नए डीजीपी साहब आए हैं, नलिन प्रताप साहब, वो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जो आंध्र प्रदेश में थे और वहां पे जब नक्सल की प्रॉब्लम आई थी तो ये उस फोर्स के इंचार्ज थे, और आज आंध्र प्रदेश में नक्सल बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है, इनको पता है टेररिस्ट से कैसे लड़ना है और ये खुद ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, उम्मीद है कि ज्यादा मैं आर्मी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, पर हमारे भी यहाँ पैरा कमांडोज और राइट तरीके में राइट किस्म के वेपन्स, राइट किस्म की सर्वेलेंस डिवाइसेस सब मौजूद है और वो इस पर लगी हुई हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर ये बताना चाहता हूँ कि सिविलियंस भी हमारे से भी सवाल पूछते हैं कि देखिए इतने दिन हो गए, क्या हम 4 बंदों को नहीं पकड़ सकते? देखिए ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 4 बंदों को पकड़ना है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने उनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है, कैसे उनको लेके जाना है। हर चीज जो जितना भी कुछ हो रहा है, कैशेस मिल रहे हैं, अभी कल भी आपको एक राजौरी पुंछ में कैशे मिला है आर्म्स एमिनिशन का, क्या नाम है, सनियाल फॉरेस्ट में मिला है, फिर एक कहीं पे अनंतनाग के पास मिला है। ये सब इसलिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोएक्टिव हैं, ये रिएक्टिव नहीं है। ऑलमोस्ट 90% प्रोएक्टिव कब से चल रही है, इसलिए उनको वो लोग पकड़ में आ रहे हैं। अब इसमें जो 10% बाकी जो जनता की भागीदारी है जो बहुत जरूरी है इस लड़ाई में, जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मिलिट्री या पुलिस का जो काम होता है वो एक लेवल तक होता है 85%, 90%, उसके बाद 10%। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर धीमान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुमूल्य जानकारी धीमान साहब ने साझा की है और ये कहा है कि कैसे सेना काम करती है।
और आसान नहीं होता। जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं वो भी ट्रेंड है, उनके पास भी इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास भी संसाधन हैं, ऐसे में वो बच निकलने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से, जिस नीति के साथ, जिस विजन के साथ इस वक्त भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो संयुक्त रूप से ऑपरेशन चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को मिल सकती है और इन आतंकियों को मार गिराया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है। इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे और ये बैठक चंडीगढ़ में होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बैठक करेंगे, उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक होने जा रही है। हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक आज चंडीगढ़ में होने जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर सैनी सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार बैठकें की जाती है अलग अलग विषयों पर आज यहाँ पर हाई पावर वर्क परचेज कमेटी के साथ बैठक जो है वो की जाएगी और इसमें सभी चीजों के, सभी पहलुओं की जांच जो है और रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेते नजर आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ये बैठक होनी है और हरियाणा निवास में ये सीएम सैनी की बैठक आज होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जब से सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, तब से वो एक्टिव मोड पर हैं। अभी हरियाणा के अंदर 100 जो दिन हुए हैं इस सरकार के, उसका भी जश्न मनाया गया और ये बताया गया कि किस रणनीति के साथ ये सरकार निरंतर रूप से काम कर रही है। और आज जब चंडीगढ़ में ये बैठक होनी है, हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे, इसकी अध्यक्षता खुद करेंगे और इसमें कई सारी जो मुद्दे हैं, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो सकती है, उन पर चर्चा हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है तो उसका कोई ना कोई आउटकम निकलना भी जाहिर सी बात है। बिल्कुल, यहाँ पर हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की अगर बात की जाए तो पहले भी यहाँ पर बड़ा बजट दिया गया था सैनी सरकार के द्वारा, क्योंकि विकास की प्रगति पर बढ़ना ही सैनी सरकार का लक्ष्य है। आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त राज्यसभा में, जहां पर कार्यवाही जारी है। आइए आपको दिखाते हैं। Then that requires deep thought process. Honorable Leader question. मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा संगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में, जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे, अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं फिर से माननीय मल्लिका खड़गे जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, फिर से जो पहले मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है। उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तत्व की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर, चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन
लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। आप अनक्वालिफाइड इंडोर्स कीजिए चेयरमैन के ऑब्जर्वेशन को। ऑनरेबल मेंबर्स, वो बात दोहरा के असत्य बात को सत्य करना चाहते हैं। मैंने तो आपको बोला नहीं कि आपका समर्थन करता, आप जो बोले स्टेटमेंट उसका मैं था, लेकिन मैं ये कहा कोई भी सदस्य हो, चाहे वो दलित हो, स्वर्णीय हो, दूसरा कोई भी हो, लेकिन क्या आप कानून अपने हाथ में लेके उस सदस्य का घर बर्बाद कर सकते हो? और एमपी की सुरक्षा होना चाहिए, ये मुद्दा है। कोई भी रहे, एमपी की सुरक्षा होना चाहिए। श्री पीयूष गोयल, ऑनरेबल मेंबर्स, बिफोर आई गिव द फ्लोर टू हिम। तो बिल्कुल आपने देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई जो है जारी है और यहाँ पर मुद्दा फिर से एक बार राणा सांगा को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर टिप्पणी जो है उन पर की गई थी और विवाद पूरे देश भर में देखा गया। आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर बात होगी और आपको बता दें अलविदा की नमाज पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ड्रोन से निगरानी होगी, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा होगी। बिल्कुल देखिए, आज अलविदा नमाज होनी है, आज आखिरी शुक्रवार है इस रमजान के महीने का। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, एक्टिव है, सतर्क है और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने अपने अधिकारियों को सीधे निर्देश दे दिए हैं, नई परंपरा शुरू ना होने दी जाए, धर्म गुरु से संवाद करें। ये अधिकारियों को कहा गया है कि आप बातचीत में रहें, उनके साथ संपर्क में रहें ताकि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा, कोई घटना या कोई भी गतिविधि इस जुमा के नमाज पर निकल कर आए जो हमारे समाज के लिए घातक हो सकती है और जो पहले भी हुआ है उसको रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें स्टैटिक मैजिस्ट्रेट पिकेट जो है वो भी तैनात रहेंगे, हवा में ड्रोन भी रहेंगे, तैरते रहेंगे और नजर बनाए रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रहने वाली है और इसके भी निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि अफवाहें जो है वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जल्द फैलती हुई नजर आती है, जिस पर कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि नजर जो है वो रखनी होगी और फिलहाल यहाँ पर नई परंपरा ना शुरू होने दी जाए और धर्म गुरुओं से संवाद करें। अधिकारियों को ये सभी निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा। देखिए, बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो हलचल जो इस वक्त बन रही है पूरे देश के अंदर, उस हिसाब से अभी पुलिस के सामने इस चुनौती को निपटना जो है वो एक प्राथमिकता रहने वाली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत, उन्होंने ये सीधे निर्देश अपने अधिकारियों को जारी किए हैं ताकि कोई हिंसा या कोई बड़ा बवाल निकलकर सामने ना आए। तो जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस मुस्तैद है, वहीं उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में भी पुलिस का हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और आज वहां पर सीसीटीवी ड्रोन कैमरे की निगरानी में ये पूरा संभल शहर रहेगा। ऊपर से ड्रोन रहेंगे और उसकी नजर में ही नमाज होगी। नमाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो भी प्रशासन की तरफ से वहां पर साझा की गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। आज यहाँ पर अलविदा जुम्मे की नमाज है, ईद पर भी पूरी निगरानी जो है वो पुलिस की रहने वाली है और इसी के चलते अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके बाद संभल जो है
वो काफी ज्यादा निगरानी में है। पुलिस जो है वो 24 घंटे चौकन्ना है, अपनी नजर जो है वो बनाए रखती है ताकि किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो। फिलहाल यहाँ यूपी के संभल में पुलिस पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है, जहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। आज नमाज पढ़ने लोग आएंगे और उससे पहले पुलिस प्रशासन सुबह सवेरे से ही अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, देखिए 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर रखी गई है, यानी 3 लेयर्स में ये सिक्योरिटी रहेगी। पुलिस बल रहेंगे आज की पूरी गतिविधि पर नजर बनाए रखेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की निगरानी में पूरा शहर रखा गया है। आगामी सभी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी तादाद में अभी ये पुलिस फोर्स तैनात की गई है, खास तौर पर संभल में, क्योंकि संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जिस पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, जो चर्चा का केंद्र है, जहां पर बहुत नाजुक स्थिति समय समय पर बनी हुई है। संवेदनशील इलाका बन गया है। मस्जिद पर जो मंदिर का दावा किया गया था उसके बाद ही हिंसा हुई और उसके बाद वहां पर पुलिस लगातार मौजूद है। ऐसे में अब जबकि ईद सामने है, ईद से पहले ये आखिरी शुक्रवार है, तो ये एक बड़ी चुनौती, इससे निपटने के लिए सामने इस वक्त पुलिस खड़ी हो रही है। तमाम चीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बिल्कुल विजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, संभल को लेकर अगर बात की जाए, हर बार जामा मस्जिद को लेकर और उसका विवाद ही सामने आता है, और आज जुम्मे की नमाज है, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या कुछ किया जा रहा है ताकि वहां पर शांति जो है वो बनी रहे और अच्छे से सारे त्योहार निपटे? जिस तरह से 24 नवंबर को हिंसा हुई और हिंसा के बाद संभल जिस तरह से रेड जोन में रखा है, चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको बता दूं, 3 लेयर सिक्योरिटी की 18 कंपनियां संभल में इस समय मौजूद हैं और 3 लेयर सिक्योरिटी में संभल को रखा गया है। हालांकि देखा है, होली को लेकर की भी चुनौतीपूर्ण मामला बताया जा रहा था और माना भी जा रहा था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सब निपट गया। लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं, अंतिम जुमा है और अलविदा कहते हैं। ईद से पहले का शुक्रवार है तो आज अलविदा है, और अलविदा को लेकर के जैसे पीस कमेटी की मीटिंग प्रशासन ने की थी और ये कहा था कि छत पर नमाज नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं होगी, रोड पर नमाज ना होगी। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र पैसिया जो डीएम है, उन्होंने कहा है कि केवल पब्लिक प्लेस को छोड़कर कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनका जो यूटर्न है, उनका कहना है कि छत पर अब रोक नहीं रहेगी, घर में या छत पर नमाज पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो जिला अधिकारी, लेकिन विजेंद्र, इस पूरे मामले पर मुस्लिम समुदाय ने अपनी आपत्ति भी व्यक्त की है, आपत्ति उन्होंने जताई है। ठीक है, सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है, लेकिन अगर छतों पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का जो पुलिस प्रशासन का तर्क है वो क्या दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पहले इस चीज के लिए शीतल बिल्कुल मना कर दिया गया था, किसी भी कीमत पर छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन अब जैसे संभल के जो डॉक्टर राजेंद्र पैसे जिलाधिकारी, उन्होंने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि छत के लिए जो मना किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा वैसा कुछ नहीं है, पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और नमाज के बाद जो लोग हैं या नमाजी हैं वो चौराहे पर या सड़क पर भीड़ नहीं करेंगे और गाइडलाइन के अनुसार ही नमाज पढ़ेंगे। हालांकि रोड पर या सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की कोई छूट अभी तक नहीं है। विजेंद्र, यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद का बवाल लगातार देखने को मिला, पुलिस चौकी नजदीक है, कुछ ही देर में जुम्मे की नमाज जो है पढ़ने लोग आएंगे, वहां पर लोगों में हमेशा ये देखने को मिला है कि आपसी सौहार्द बना रहा है। कोई भी त्योहार हो, सिर्फ राजनीति है जो यहाँ पर सिचुएशन बिगाड़ती है। इस बार किस तरीके से अलग रखा गया है, क्योंकि होली पर भी काफी सारी चीजें थी जो चेंज की गई थी? देखिए रूपाली, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से संभल रेड जोन में है उस पर वो प्रशासन भी किसी तरह की कोई चूक करना नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से नमाज की अगर बात करें, आज अलविदा है, तो जिस तरह से शाही जामा मस्जिद को लेकर विशेष तौर से सुरक्षा बरती जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और आपको बता दूं, सीसीटीवी कैमरे के में तो संभल का जो एरिया है शाही जामा मस्जिद का, वो पूरा एरिया कवर किया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। 29 मस्जिद संभल के जो एरिया है उसमें तैनात किए गए हैं, 18 कंपनियां तैनात हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ तैनात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर, आज जुमा उल विदा की नमाज पढ़ी जाएगी, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, AIMPLB ने मुसलमानों से अपील की है, और ये अपील क्या की है वो आपको बताएंगे। नमाज के दौरान काली पट्टी बांधने की अपील यहाँ पर की गई है, ताकि आज जो ये विरोध सरकार के सामने रखा जाए वक्फ संशोधन बिल को लेकर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा
सभी मुसलमानों से आज ये अपील की गई है कि अलविदा जुम्मा के दिन यानी कि जुम्मा अलविदा की नमाज के वक्त सभी वहां पर काली पट्टी बांध कर आए, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर अगर बात की जाए, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अगर बात की जाए, लगातार मुस्लिम समुदाय जो है विरोध करता नजर आ रहा है। और आज इसी में AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये कह दिया गया है कि अपना विरोध, अपना आक्रोश और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए आप लोग जुम्मे की नमाज के वक्त काली पट्टी बांधकर मस्जिद में आएंगे। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सरकार इस बिल को पास करवाना चाहती है, उसके लिए निरंतर प्रयास भी किए गए हैं और समय समय पर इसकी चर्चा सदन के अंदर भी हुई है, सदन के बाहर भी हो रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि जो संशोधन इसमें किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड में संशोधन जो किया जा रहा है, वो कानून का उल्लंघन हो रहा है, वो कानून के खिलाफ है, उसमें कानून का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नई कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। उन नई कड़ियों में बड़े बदलाव के तौर पर सबसे पहला जो तर्क सरकार ने दिया है वो ट्रांसपेरेंसी, वो पारदर्शिता दी है, अकाउंटेबिलिटी, पूरी साफ सुथरे तरीके से जो पैसा आता है वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कितना गरीबों के लिए उसका इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीजें हैं। ये सरकार का कहना है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें जो कुछ दूसरे समुदाय के लोग यानी गैर मुस्लिम समुदाय के 2 सदस्य उसमें रहेंगे, उस पर भी आपत्ति जताई है। और तीसरी सबसे बड़ी आपत्ति जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से जताई गई है वो ये है कि DM यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैजिस्ट्रेट को जो शक्तियां दी जा रही हैं इस बोर्ड को चेक करने की, उसकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करने की, वो नहीं होनी चाहिए। ये 3 जो बड़ी बातें हैं, ये 2 से 3 जो बड़ी बातें हैं, इसके खिलाफ इस वक्त मुस्लिम समुदाय के अंदर खासा आक्रोश भी नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक टिप्पणी जो है वो मुस्लिम समुदाय साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर AIMPLB की बात की जाए यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए, तो उनका ये कहना है कि अगर सरकार इस विधेयक को यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक को लाती है तो उसके बाद जो हमारी जमीनें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, मदरसे हो या कब्रिस्तान हो, हमारे जितने भी संस्थान हैं वो हमसे छीन लिए जाएंगे। अगर वक्फ बोर्ड को लेकर बात की जाए तो सरकार ने कहा है जिन जमीनों के डॉक्यूमेंट है, अगर उन जमीनों के डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। रजा अब्बास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, किस तरीके से आज लगता है, यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया है कि अहिंसा पूर्वक किया जाए, शांति से जो ये नमाज पढ़ी जाएगी और काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा, डर किस बात का है, ये भी एक सवाल है। देखिए, जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि कैसे भी काली पट्टी बांध के लोग नमाज अदा करेंगे 700 अलविदाई जुमे की, क्योंकि बहुत अहम सवाल मुसलमानों की तरफ से है कि हमारा ये वक्फ बिल आ रहा है, इसमें मुसलमानों की जो पावर है वो काट दी जाएंगे, या हमारे पूर्वजों की जमीन थी जो वक्फ की गई थी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वहां पे सरकार का ये आरोप है कि दिनों से वक्फ की जमीनों का जो इस्तेमाल है वो खासकर मुतवल्लियान जो है, मुतवल्ली और खासकर मुसलमान जो वर्ग है वो मुसलमानों ने अपना फायदा लिया, बल्कि जो गरीब मुसलमान उनको फायदा नहीं हुआ, ना चिकित्सा को लेके, ना स्वास्थ्य को लेके, ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटीज बनाई गई, इतनी बेशकीमती जमीनों का दुरुपयोग किया गया। लिहाजा ये जो वक्फ बिल आ रहा है, जिसकी वजह सरकार ये कहना है कि जो गरीब मुसलमान उनको सीधे हमें फायदा पहुंचाएंगे, वहां पे धर्मगुरु जितना कहते हैं कि हमारे पावर को सरकार काटना चाहती है। ठीक है रजा अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। रजा इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आज फिर से कहीं ना कहीं बड़ी बात यहां पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि विरोध जताएं, लेकिन सरकार इस दिशा में पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है, स्पष्ट सरकार ने कर दिया है कि इस पर बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे हैं। अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के जीवंत स्वरूप मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधायिका में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणादायी मार्गदर्शन है,
वह भावी भारत के लिए युवाओं की भूमिका किस रूप में रेखांकित करनी है, इसी को ध्यान में रख करके 2019 से युवा संसद के इस नए संकल्प को, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का गुण विकसित कर सके, इस उद्देश्य से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। माय भारत अभियान यह पिछले 2 वर्ष से लगातार इसमें मंथन चल रहा था। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही थी और प्रदेश भर से 240 ऐसे युवा जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनकर के आज यहां पर देश की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधायिका में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप आए हैं, कि सबसे पहले आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इस गौरवपूर्ण क्षण के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आप सबको यहां पर चयन के लिए बधाई देता हूं और यहां के इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भारत ने लोकतंत्र के जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। तो चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास, पुलिस कार्रवाई करती है। अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भाई नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक नीति बनाने का काम करता है, यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है, और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है, या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए युवा संसद का उद्देश्य भी है ये नहीं कि आप केवल हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है, और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं, तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।